बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सुलेमान सैफुल्लाह। तो एमडी कैट गाइडलाइन सीरीज़ बायोकेमिकलियंस में पार्ट 3 में हमारे साथ मौजूद हैं उकाशा भाई। तो आइए इनसे तारुफ कराते हैं। वालेकुम सलाम। तो माय नेम इज़ मोहम्मद उकाशा ख़ान और आई एम फ्रॉम लिया। और मेरे एफएससी में 1020 582 इन इलेक्टिव्स, मैट्रिक 1058 एंड एमकैट में 194 मार्क्स थे 2021 में। तो आफ्टर दिस अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एडमिशन इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, जो कि आलमोस्ट हर प्री मेडिकल स्टूडेंट की ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। तो उकाशा भाई माशाल्लाह आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं। आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, तो आप बच्चों को बताएं कि आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है, आप किस तरह मतलब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंचे। सुलेमान, मेरी सक्सेस स्टोरी तो खासी लंबी है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली इट वाज माय थर्ड अटैम्प्ट। जो फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने एमकैट की दी थी वो 2019 में थी अंडर यूएचएस। देन 2020 में मेरी सेकंड अटैम्प्ट थी एंड 2021 में मेरी थर्ड अटैम्प्ट थी। सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड फेलियर एज अ फ्रेशर, देन एक टाइम रिपीट करके दोबारा से फेलियर देखा एंड देन थर्ड टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सक्सेस मिली। और ऐसी सक्सेस मिली कि पिछले सारे अज़ाले पूरे हो गए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा तफसील में अपनी सारी स्टोरी जल्दी वैसे ट्राई करूँगा कि सुना दूँ। तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी तो एक्चुअली मैं यहाँ साथ साथ पॉइंट्स बता देता हूँ स्टूडेंट्स को। फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी तो एज अ फ्रेशर मैं लिया से आया था लाहौर, जिस तरह मोस्टली फ्रेश स्टूडेंट्स आते हैं। और हॉस्टल के अंदर आके हमने रेजिडेंस रखी और वहाँ पे हमारी सेटल नहीं हो सके हम हॉस्टल में, और मोस्टली हमारा टाइम वहाँ वेस्ट हो गया और जिसकी वजह से मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। देन 2020 में आई वर्कड हार्ड बट ड्यू टू सम रीजंस और जो किस्मत में था, सो आई वाज क्लोज इनफ टू गेट एडमिशन बट नहीं हो सका। चंद एक पॉइंट्स से मैं रह गया था और एडमिशन नहीं हुआ था। थर्ड अटैम्प्ट मैंने दोबारा से फिर तैयारी स्टार्ट की विद फेडरल, क्योंकि पीएमसी आ चुका था। 2020 में ये बात पता लग गई थी कि भाई फेडरल पढ़नी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 194 मार्क्स आए और आई एम के नाउ। माशाल्लाह आपकी बहुत ही एनर्जाइजिंग स्टोरी है, तो स्टूडेंट इससे काफ़ी मोटिवेट होंगे। तो इसमें बच्चों को जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे कि तो जो बच्चों को मेजर इशू आता है वो है टाइम मैनेजमेंट का। तो इसमें आप बताएं कि आपने मतलब आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है एमडी कैट प्रिपरेशन का, तो आपने उसमें किस तरह टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स सीखी। तो आपने जो 2021 में जो एमडी कैट क्लियर किया उसमें किस तरह टाइम मैनेज किया, क्या आपका एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में बच्चों को बताएं। सुलेमान, वाकई ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। और तीसरे साल में आके ये बात समझ आई थी कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो बेसिकली आपने करनी खुद होती है। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि दे फॉलो अदर्स ब्लाइंडली। वो ये नहीं देखते कि अगर आपसे पहले वाले ने ये काम किया है, क्या उसकी जो नेचर है, उसका जो वे ऑफ वर्किंग है वो आपसे मैच करता है या नहीं करता। वो बिना सोचे समझे फॉलो करने लग जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। मैंने 2019 में भी ये मिस्टेक की थी। एक सीनियर थे, उनको फॉलो किया, उनके वे ऑफ स्टडी को नहीं, वे ऑफ कह लें कि जो जिस तरह उन्होंने पहले शेड्यूल जो उनका था उसको फॉलो किया, तो मैं उस चीज़ को उस तरह नहीं लेके चल सका जिस तरह वो इजीली लेके चले थे, अच्छी तैयारी कर गए थे, जबकि मेरी प्रिपरेशन वैसी नहीं हो सकी। तो इसमें एक्चुअली मे बी जो मैं इस बारे में कहता होता हूँ अब जूनियर्स को, वो शायद बाकी जो मेरे साथी हों उनकी बातों से काफ़ी बात मुख्तलिफ हो। तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ आपने ख़ुद देखनी है। आपको पता होता है कि कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है स्टडी का। तो जो रिपीटर्स हैं, स्पेशली मैं यहाँ से रिपीटर्स की बात पहले कर लूँ, उनके पास जिन्होंने सिर्फ एमकैट देना है, ख़ुसूसन वो जिन्होंने सिर्फ एमकैट देना है, आपके पास इनफ टाइम है। क्योंकि थर्ड अटैम्प्ट में मैंने जस्ट एमकैट देना था और मेरे पास इनफ टाइम है, मैंने एफएससी नहीं पढ़नी, मैंने जस्ट एमकैट करना है। तो आप अपना शेड्यूल खुद देख लें। अगर आपको किसी एकेडमी का शेड्यूल अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर लें। अगर आपको लगता है कि आप अपना शेड्यूल खुद ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप उसको खुद बना लें। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे, उनकी एक बुक है उसमें उनका एक शेड्यूल था, उन्होंने कहा इसको फॉलो करो। जबकि वो शेड्यूल जब मैंने देखा था तो मुझे एक बात समझ आ गई थी कि यार मैं इसके अकॉर्डिंगली नहीं चल सकता। अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली चलूँगा तो मैं टाइम भी ज़्यादा लगाऊँगा और मुझे फ़ायदा भी कम होगा। तो जो रिपीटर होता है उसको एक तो एक्सपीरियंस होता है, वो इस चीज़ को पहले से ही अच्छे से समझ चुका होता है। तो उनको तो चाहिए कि जो शेड्यूल अगर किसी एकेडमी का है या किसी टीचर का उनको अच्छा लगता है, उसमें अगर वो मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं उसको फॉलो कर लें, या अपना अलहदा से सेपरेट कोई शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो वो इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। अब बात अगर कर लें फ्रेशर्स की, जिन्होंने साथ साथ एफएससी भी करनी है,
तो उनके लिए इस टाइम में पहली चीज़ जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो एफएससी है। आप अपना ज़्यादा टाइम एफएससी को दें और जो आपका वीकेंड आए उस पे आप जो भी स्टडी कर रहे हैं एफएससी का, उसके अंदर जो एमकेट के चैप्टर्स हैं उनको आपने स्टडी कर लेना है। और बाकी जो चीज़ है कि किस टाइम उठ के पढ़ना है, किस टाइम सोना है, तो ये आपने ख़ुद देखनी है। इसमें किसी को फॉलो ना करें तो बेहतर है, ठीक है। आपका जो टाइम आपको लगता है कि यार ये मेरे पीक आवर्स हैं, यहाँ पे मैं फ्रेश होता हूँ, इस टाइम में मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो उनको उन आवर्स में जो है अपनी स्टडी करें। और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार इस टाइम में नहीं पढ़ सकता, तो उसमें रेस्ट करें। भले आपको कोई सब कहते हैं कि नहीं ये टाइम बहुत अच्छा होता है स्टडी के लिए, नहीं, आपको अगर लगता है आप नहीं पढ़ सकते उस टाइम, आप रेस्ट करें। आपने भले रात को पढ़ना है, दिन को पढ़ना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और फ्रेशर्स को यही चाहिए कि पहला मेन फोकस आपका एफएससी होना चाहिए। बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एफएससी से फोकस हटा के एमकेट की तरफ पहले भाग पड़ते हैं। वो नहीं करना, आपने पहले अपनी एफएससी स्ट्रॉन्ग करनी है, देन जो टाइम बचता है वीकेंड पे आपने उसमें अपने एमकेट के चैप्टर्स को करना है। सो काशा भाई एक्सप्लेन वेरी वेल। तो इसमें उनका बेसिक यही कहना है कि मतलब आप ब्लाइंडली किसी भी टाइम टेबल को फॉलो ना करें। अगर आपको कोई लगता है कि आपको सूट कर रहा है तो ही उसको मतलब फ़ॉलो करें, और किसी भी टाइम टेबल को आपने आइडियल नहीं बना लेना। और इसमें अपनी रूटीन के मुताबिक, अपनी हैबिट्स के मुताबिक स्टडी टाइम बनाएं। तो इसमें बेसिक यही काशा भाई का कहना है। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि स्टडी बर्डन के हवाले से, मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है, आपको लेक्चर लेना पड़ता है। सबसे पहले वो 3-4 घंटे लेक्चर लेने पड़ते हैं, उसके बाद उनको रीड करना पड़ता है, उसके अलावा टेस्ट की प्रिपरेशन अलग है। इसमें काशा भाई से पूछते हैं कि इस चीज़ को किस तरह मैनेज किया जाए। सुलेमान, स्टडी बर्डन वाकई एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपने एक बात की कि लेक्चर्स और वो, तो उसमें एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पे शायद स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँ कि आप देखें, जो अगर आपकी प्रिपरेशन एफएससी की अच्छी है, देन आप बेहतर ये है कि बायोलॉजी और इंग्लिश के अगर लेक्चर्स आप नहीं लेना चाहते, अपना टाइम बचा सकते हैं इस चीज़ में। जो आपको फ़िज़िक्स है उसके तो कंपलसरी लेने ही लेने हैं, जितने लेक्चर्स आप उसके ले सकते हैं। आपको उन लेक्चर्स को जहाँ से भी मुख्तलिफ़ टीचर्स के लेक्चर ले लें, मुख्तलिफ़ अकेडमीज़, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स, जब तक आपको समझ नहीं आता आप उसके लेक्चर्स लें। उसके बाद केमिस्ट्री भी मोस्टली स्टूडेंट्स को इशू करती है, तो उसके भी लेक्चर जो लेना चाहें वो लें। तो अगर आपको थोड़ा सा अपना टाइम बचाना है, तो मैंने पहले बात की कि आप एफएससी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि देन आपको एमकेट में बायोलॉजी के कम से कम लेक्चर्स ना लेने पड़ें, क्योंकि बायोलॉजी इतनी कंसेप्चुअल बात नहीं आती, वो बेसिकली बुक ही आपकी उठा के दे देते हैं, ठीक है। अब जब से पीएमसी आया तब से थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल एमसीक्यू बना देते हैं, लेकिन वो फिर भी अगर आपने एफएससी में अच्छे से पढ़ी है तो आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि मेंटल बर्डन उसको किस तरह, तो उसके लिए मैंने अक्सर पहले ही बात की है कि उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। उसमें आपको जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करना है। उसके लिए सिंपल सा काम ये है कि मैं क्या करता था कि मैंने एक्चुअली किप्स ज्वाइन की हुई थी, तो मैं लेक्चर्स नहीं लेता था, बिकॉज मेरी 3rd अटैम्प्ट थी तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं लेक्चर्स तो लेता नहीं था, लेकिन मैं डेली का शेड्यूल उनका फॉलो करता था कि आज उन्होंने कितना पढ़ाना है, मैंने जस्ट उतना करना होता था। और सपोज़ आज के डे का जो मेरा काम है उसको मैंने करना है, और उससे पीछे मैंने क्या किया है मैंने उसके बारे में भी नहीं सोचना, उससे आगे कौन से टॉपिक्स अभी हमने कवर करने हैं उसके बारे में भी नहीं सोचना। जो आपका बस डेली का काम है उसको कवर करने की ट्राई करें। और मेरा ये जो है शेड्यूल इस तरह होता था कि सुबह ऑलमोस्ट 8 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट करना होता था। अब वो रात के मुझे 1 बज जाए या रात के 10 बज जाए, वो डेली का काम मैंने करना है। जब वो डेली का काम हो गया, वो 10 बजे है, वो 1 बजे है, मैं रिलैक्स हूँ, मैंने फिर थोड़ा सा चिल करना है और आराम से सो जाना है। एंड नेक्स्ट डे वही रूटीन। जब टेस्ट आना है तो पिछला सारा रिवाइज़ करके आपने टेस्ट दे देना है। स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज़ ये होते हैं कि उनको एक तो फ्यूचर की टेंशन खाई जाती है कि पता नहीं एमकेट में अगर मार्क्स ना आए तो क्या होगा, और जो रिपीटर्स होते हैं उनको तो डबल मसाइल होते हैं कि यार पिछले साल भी इतनी मेहनत की थी, नहीं हुआ, अब इस साल भी ना हुआ तो क्या होगा। तो ये एक चीज़ होती है जो कि आपके ऊपर बर्डन बनाती है। स्टडी उतना बड़ा इशू नहीं होता, जो आपको पास्ट और फ्यूचर की थॉट्स होती हैं वो ज़्यादा इशू क्रिएट कर देती हैं। तो उसके लिए यही है कि आपने बस डेली का काम करना है, डेली, और सिर्फ जब वो काम करना है तब भी सिर्फ डेली के काम को ही अपना टारगेट रखना है और उसको बेस्ट वे में करना है। पिछले दिन आपने क्या किया, अगर वो नहीं हुआ तो लीव इट, उसको आप वीकेंड पे दोबारा कवर कर लीजिएगा, और आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में भी नहीं सोचना। और जो है कि एमकेट का रिज़ल्ट क्या आएगा और उसके बाद क्या होगा, वो तो बहुत लंबी सोच होगी, उसको बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लाएंगे। तभी आप इजीली अपना काम आराम से डे बाय डे कवर करते जाएंगे।
उकाशा भाई ने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने जो भी गोल बनाया है उसको डेली का काम डेली करना है, और अगर उसमें से कोई मिस हो जाता है तो वीकेंड्स पे या फिर आपको कोई स्पेयर टाइम मिलता है तो उसमें कवर कर लेना है। और एमडी कैट एक नर्व्स की गेम है, आपने अपने नर्व्स पे काबू रखना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे कि स्पेशल एडवाइस जो आपकी है वो एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए क्या होगी। अच्छा, तो एडवाइस में ये चीज़ है, पहले कि एमकेट प्रिपरेशन के हवाले से एडवाइस दे दूँ। उसमें ये है कि लास्ट ईयर ये देखा गया था कि पीएमसी ने अपने सिलेबस आउटलाइंस को फॉलो नहीं किया था। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये है कि आपने जो पीएमसी चैप्टर्स बताता है उनको थॉरोली करना है, जस्ट आउटलाइंस, सिलेबस आउटलाइंस को फॉलो नहीं करना। मतलब जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर है तो उसको जो सिलेबस के टॉपिक्स बताए गए हैं उनको फॉलो नहीं करना, उस चैप्टर को आपने थॉरोली करना है। इसी तरह जो जो चैप्टर नेम है उनको आपने कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फ्रॉम पीएमसी टू द स्टूडेंट्स वो ये थी कि जो उन्होंने पेड टेस्ट दिए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वैसे वो टेस्ट शायद नहीं भी किए थे, बट वो टेस्ट बहुत ही बेनिफिशियल थे और वो आपको लाजमी करने चाहिए। 36 टेस्ट थे, इस साल भी शायद वो दे दें, और अगर नहीं भी देते तो प्रीवियस टेस्ट आप लोग लाजमी अटैम्प्ट करें। 1 to 36 जितने भी टेस्ट हैं आप लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें कि आप अपने हैंड से उनको सॉल्व करें। उससे आइडिया, एक्चुअली मुझे उससे ही आइडिया हुआ था, जब मैंने पेड टेस्ट किए थे तभी मुझे आइडिया हुआ था कि वो सिलेबस आउटलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, वो सिर्फ चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं, बाकी उनका जहाँ से दिल कर रहा है चैप्टर में से वो एमसीक्यू उठा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे, उन जो पेड टेस्ट थे उनमें से क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे, और एक बहुत जनरल सा बहुत आइडिया हो जाता था कि भाई इस तरह के एमसीक्यूज़ आने हैं और आपको इस तरह अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ बहुत से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उन्होंने नीट से, जो इंडिया का टेस्ट होता है, वहाँ से लिए थे। तो अगर आप उनकी वेबसाइट को अप्रोच कर लें, एक topper.com के नाम से वेबसाइट होती है, तो उनकी इस तरह की वेबसाइट्स देख लें, उसमें से भी अगर आपके पास टाइम बचे तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर लें। और बाकी जो दूसरी एडवाइस है वो यही है कि अपने आप पे भरोसा रखना है एमकैट करते हुए, अपनी जो एबिलिटी है उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप सब में पोटेंशियल होता है, सिर्फ नर्व्स की गेम होती है एमकैट। जो अपने नर्व्स पे उन 3 घंटों में काबू पा के बैठ जाता है वो मार्क्स ले जाता है, नहीं तो घर से सब प्रिपरेशन करके ही आए होते हैं। अल्लाह पे बहुत भरोसा रखें, तवक्कल से बड़ी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में, और अपने पेरेंट्स से दुआएं लें तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा सबके लिए। और अगर किसी का खुदा न खास्ता ये ख्वाब पूरा नहीं भी होता तो इतना डिसहार्ट होने वाली बात नहीं होती। एमबीबीएस सब कुछ नहीं होता है, एमबीबीएस बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। हम आ गए हैं किंग एडवर्ड में, अब हमें समझ आ गई है कि सब कुछ भी नहीं है। तो अगर किसी का नहीं होता तो बहुत सी और फील्ड्स हैं, और आप रिलैक्स हो के अपने प्लान बी भी अपने पास लाजमी रखिएगा। तो उकाशा भाई ने इस क्वेश्चन को भी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि मतलब आपने किस तरह पास्ट पेपर का सहारा लेना है, और पीएमसी जिस तरह आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देती है तो उस प्रॉब्लम को आपने किस तरह टैकल करना है। इसके अलावा अपनी नर्व्स पे काबू रखना है और अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना है, और अपने पास प्लान बी भी लाजमी रखना है। तो उकाशा भाई ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच उकाशा भाई। वेलकम। और बस आप सबके लिए दुआएं हैं, जो भी इस साल एमकैट देने जा रहे हैं, अल्लाह आप सबके लिए बेहतर करे। अल्लाह हाफिज़।